तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट with velocity 12 meter per second. After 13 seconds its direction changes towards north with velocity 13 meter per second. The average acceleration of the particle. तो दो किस्म की वेलोसिटी हमें दी हुई है। सबसे पहले ये है कि हम डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन होती है और नॉर्थ की अपोजिट जो है वो साउथ होता है, और लेफ्ट राइट साइड पे आपने ईस्ट लेना होता है, और लेफ्ट साइड पे वेस्ट है। अब इसके अकॉर्डिंग आप ड्रॉ करें जरा। तो सबसे पहले जो पार्टिकल है वो टुवर्ड्स ईस्ट गया है 12 मीटर पर सेकंड, यानी हम कह सकते हैं कि ये टुवर्ड्स ईस्ट 12 मीटर पर सेकंड। और उसके बाद फिर टुवर्ड्स नॉर्थ गया है, यानी इधर गया है ये। और यहाँ इसकी वेलोसिटी है 13 मीटर पर सेकंड। हमने देखना है एवरेज एक्सेलरेशन। तो ये अगर हम इसको v1 मान लें और ये हमारा v2 है, तो एक्सेलरेशन हमें पता है, एक्सेलरेशन इक्वल होता है डेल्टा v ओवर डेल्टा टी, या v2 माइनस v1 ओवर डेल्टा टी। अब v2 माइनस v1, ठीक है, एक्सेलरेशन हमारा v2 माइनस v1 है। तो v2 जो है वो उसी तरह रहेगा जिस डायरेक्शन में पहले है, ये v2। और जो v1 है वो अब माइनस हो जाएगा। माइनस का मतलब है कि यही v1 जो पहले टुवर्ड्स ईस्ट है, जब ये माइनस होगा तो ये हो जाएगा टुवर्ड्स वेस्ट हो जाएगा। लिहाजा हम इसको इस तरीके से करेंगे कि ये हो जाएगा v1। अब हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग आप ने जो एक वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल को मिलाना होता है, तो लिहाजा मैं नए सिरे से ड्रॉ करता हूँ इनको। ये हमारा v2 हो गया, और इसके हेड के साथ v1 मिलाना है, चूंकि वो वेस्ट की तरफ है, तो लिहाजा ये हमारा v1 आ गया। और रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा पहले वेक्टर की टेल के साथ टेल मिला के दूसरे वेक्टर की हेड के साथ हेड मिलाना होता है, तो ये हमारा डेल्टा v है, यानी चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ से हमें डायरेक्शन तो कंफर्म होगी कि डायरेक्शन जो है वो हमारी ये बन रही है नॉर्थ वेस्ट। ये जो डायरेक्शन है ये हमारी नॉर्थ वेस्ट बन रही है, यानी इधर, क्योंकि हमारा जो v2 है वो टुवर्ड्स नॉर्थ है, और v1 जो था वो हमारा टुवर्ड्स वेस्ट हो गया था। पहले ईस्ट था, ये देखें आप, पहले ईस्ट था लेकिन हमने v1 को रिवर्स किया तो वो टुवर्ड्स वेस्ट हो गया। तो इस तरह हमारा जो डेल्टा v है, जो एक्सेलरेशन है, उसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। अब इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड के लिए आपने क्या करना है, आपने इन दोनों कंपोनेंट को, यानी v1 जो आपका है वो है 12, और v2 जो है वो आपका 13 है, तो इसका रिजल्टेंट आप लेंगे डेल्टा v का, वो आ जाएगा आपके पास 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, और ये बनेगा 169 का स्क्वायर रूट, और ये 13 आ जाएगा। और टाइम भी चूंकि 13 है, तो 13 डिवाइडेड बाई आप 13 करेंगे तो एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा 1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ये फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है, ए बॉडी मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद स्पीड 3 मीटर पर सेकंड इन टाइम 8 सेकंड, देन इट मूव विद द स्पीड 12 मीटर पर सेकंड इन टाइम 2 सेकंड। द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इज। तो एवरेज स्पीड के लिए फार्मूला बताया हूँ आपको कि एवरेज स्पीड आपने कैसे फाइंड करनी है। वी एवरेज वो आता है ऊपर टोटल डिस्प्लेसमेंट आपने लेना होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन, और नीचे आपने टोटल टाइम लेना होता है t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन। अब हमारे पास ऊपर अगर आप गौर करें तो ऊपर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं है बल्कि वेलोसिटी दी हुई है। तो हम डिस्प्लेसमेंट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। x1 को आप फाइंड करेंगे s इक्वल टू वी टी वाला फार्मूला लगा के v1 t1, और v1 आपका 3 है और t1 आपका 8 है, तो ये इस तरीके से बन गया 24 मीटर। और सिमिलरली x2 जो है वो भी आप फाइंड कर सकते हैं v2 t2 के फार्मूले से। और v2 आपका जो है वो 12 सेकंड है, 12 मीटर पर सेकंड, और टाइम जो है t2 वो 2 सेकंड है, तो लिहाजा दोनों को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, 12 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इस तरीके से आपके पास ये भी 24 आ गया। तो x1 और x2 दोनों आपके 24 आ गए। यहाँ पे आप पुट कर दें तो ये बनेगा 24 प्लस 24 डिवाइडेड बाई जो टोटल टाइम लगा है, टोटल टाइम हमारा 8 सेकंड और 2 सेकंड है, और ये मिलकर बनेगा 10 सेकंड, और ऊपर आ जाएगा 24 प्लस 24 इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 4.8 मीटर पर सेकंड। दिस इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, दो पार्टिकल की स्लोप दी हुई है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। ये हमारे पास अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है वो वेलोसिटी है, और अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है वो हमारे पास टाइम है। और इसका ग्राफ दिया हुआ है कोई दो पार्टिकल, पार्टिकल ए और पार्टिकल बी। पार्टिकल ए जो है वो ग्राफ बना रहा है, सॉरी वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, और जो पार्टिकल बी है वो ग्राफ बना रहा है 60 डिग्री। और हमसे ये पूछा गया है कि आपने एक्सेलरेशन बताना है, रेशो बतानी है, रेशो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बी टू पार्टिकल ए, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बी डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ए। और एक्सेलरेशन के लिए मैंने बताया था कि अगर आपके पास इस तरह एंगल दिए हुए हैं तो आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो आपको एक्सेलरेशन देती है, और स्लोप फाइंड करने का फार्मूला होता है tan थीटा। तो tan जो बी वाला ग्राफ है वो 60 चूंकि बना रहा है, तो tan 60 डिवाइडेड बाई tan 30। tan 60 आपके पास होता है ये हम निकाल सकते हैं, tan 60 को हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, tan 60 इज इक्वल टू sin 60 डिवाइडेड बाई cos 60। sin 60 होता है √3/2, और cos 60 होता है 1/2, तो ये आ गया √3। इस तरीके से tan 30 जो है वो आप फाइंड करेंगे sin 30 डिवाइडेड बाई cos 30,
आप इनकी वैल्यू डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, कुछ लोगों को डायरेक्ट याद होती है, बेहतर है कि आप इनकी वैल्यूज जो है वो डायरेक्ट याद रखें। साइन 30 होता है 1/2 और cos 30 होता है √3/2, ऊपर जाके 2/√3 हो जाएगा, तो ये 1/√3 आ जाएगा। और इस तरीके से ये √3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3/1 हो जाएगा, और इस तरीके से ये 3 आ गया 3/1। यानी इन दोनों की जो रेशो आ रही है वो 3:1 आ रही है ये। तो इस तरीके से आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दो प्रोजेक्टाइल हैं, एक को एंगल बीटा के साथ प्रोजेक्ट किया गया है और एक को एंगल 90 माइनस बीटा के साथ प्रोजेक्ट किया गया है। जो बीटा के साथ प्रोजेक्ट किया था उसकी रेंज एक्स है, और जो 90 माइनस बीटा के साथ प्रोजेक्ट किया गया था उसकी रेंज जो है वो वाई है। हमने रेशो फाइंड करनी है वाई रेशो एक्स। तो सबसे पहले तो आप ये देखें, दोनों का सम करें जरा, एंगल बीटा प्लस 90 माइनस बीटा, जब आप दोनों का सम करेंगे तो बीटा माइनस बीटा कैंसिल और 90 आ गया। इसका मतलब ये है कि जो एंगल बीटा है और एंगल 90 माइनस बीटा, ये तो दोनों आपस में कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और कंप्लीमेंट्री एंगल्स का हमें पता है कि उनकी रेंज सेम होती है। इसका मतलब है कि ये जो एक्स आपके पास आया है और जो वाई आया है ये दोनों सेम है, एक्स इज इक्वल टू वाई है। और जब दो सेम चीज की आप रेशो निकालते हैं वाई रेशो एक्स, तो वो क्या आती है, 1 आती है। इसका राइट ऑप्शन 1 है। क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन एट हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0 एंड हेंस मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज। ये ट्रैक करने के लिए आपको दिया था कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो 0 होती है, तो वहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा। तो हरिजन जो भी आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन होती है उसमें एक्सेलरेशन आपका फिक्स है। ये सारी की सारी जो मोशन है ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हो रहा होता है, और इसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो जी होता है। चाहे आप इस पॉइंट पे देखें, चाहे आप इस पॉइंट पे देखें, चाहे आप आई एस पॉइंट पे देखें, किसी भी पॉइंट पे आप देखें, सारे का सारा जो एक्सेलरेशन है वो थ्रू आउट जी होता है और वो नेगेटिव होता है। तो लिहाजा इसका जो राइट ऑप्शन है वो जी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट 10 किलोमीटर अबव द ग्राउंड। अच्छा, ये आप देखें, ये क्वेश्चन ऐसा है कि दो सिनेरियो लिए गए हैं। एक में हमने बॉडी को जस्ट ड्रॉप किया है 10 मीटर हाइट से, यानी ये अगर आप 10 मीटर की हाइट ले लें, ये 10 मीटर की हाइट है, तो यहाँ से ऊपर से जस्ट आपने उस बॉडी को ड्रॉप किया, ये हम कोई स्फीयर ले लेते हैं, ये आपने जस्ट ड्रॉप किया, यानी आपने छोड़ दिया, हाथ से पकड़ा हुआ था छोड़ दिया, और ये यहाँ नीचे पहुंचने तक जो टाइम लेता है वो टाइम लेता है t1। दूसरा केस ये है कि आपने उस बॉडी को प्रोजेक्ट किया है, अनदर बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड, यानी आपने इस बॉडी को यूं सामने की तरफ फेंक दिया है 7 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। तो जाहिर है ये जब आप फेंकेंगे तो ये इस तरह का पाथ बना के यहाँ हिट करेगा ग्राउंड को, ये। और ये वो कह रहा है कि टाइम ले रहा है t2। एयर फ्रिक्शन को अगर हम इग्नोर करें तो हमने ये बताना कि क्या ये जो t1 टाइम था ये लेस है t2 से, या t1 जो है ये ग्रेटर है t2 से, या t1 इज इक्वल टू t2। तो ये आपको बताया होगा, नोट्स के अंदर भी मेंशन है कि जब आप जस्ट ड्रॉप करते हैं किसी भी बॉडी को सर्टेन हाइट से, या आप उसको हॉरिजॉन्टल थ्रो करते हैं, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब आप उसको वी आई एक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी आप इनिशियल वेलोसिटी का सिर्फ एक्स कंपोनेंट उसे आप दे रहे हैं, उसका जो वाई कंपोनेंट है वी आई वाई वो जीरो है। ठीक है, क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टल थ्रो किया है। हॉरिजॉन्टल थ्रो करने का मतलब है कि आपने उसे एक्स कंपोनेंट दिया, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट आपने नहीं दिया। तो ये दोनों टाइम t1 और t2 इक्वल होते हैं। सेवन क्वेश्चन, व्हेन अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अप विद वेलोसिटी v it reaches a height h, if one wishes to triple the maximum height then the ball be thrown with velocity। यानी आप किसी पार्टिकल को वेलोसिटी v के साथ जब आप थ्रो करते हैं वर्टिकली अप, तो वो हाइट h कवर करता है। अगर आप चाहते हैं कि वो ट्रिपल हाइट कवर करे, यानी पहले अगर h उसने कवर किया और आप चाहते हैं कि 3h कवर करे, तो उसको हम किस वेलोसिटी के साथ थ्रो करें। तो हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो ये है, वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर इज इक्वल टू 2 as। अब हाइट आपके पास h है और इनिशियल वेलोसिटी आपके पास वी आई है, और हमें पता है कि मैक्सिमम हाइट पे जाके जो वी एफ है वो आपकी जीरो हो जाती है। मैक्सिमम हाइट पे वी एफ आपकी जीरो हो जाती है, और इनिशियल वेलोसिटी आपने गिवन की है वी प्लस जीरो माइनस वी का स्केयर इज इक्वल टू 2a। एक ही जगह आप यहाँ पे चूंकि अपवर्ड जा रहा है तो माइनस जी आ जाएगा, और एस आपको गिवन है एच, और इस तरीके से ये माइनस माइनस दोनों साइड से कट हो जाएगा, और ये 2gh का स्केयर रूट आ जाएगा। अब आप चाहते हैं कि जो पार्टिकल है उसको आपने ट्रिपल हाइट पे भेजना है, तो वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो सिंपली आप इसी रिलेशनशिप के अंदर एच को रिप्लेस कर दें, 2 - g, और आगे एच की जगह आप 3h लगा दें, और इस तरह v आपका आ जाएगा 2gh, और साथ एक फैक्टर आ जाएगा 3 का और स्केयर रूट आ जाएगा। अब ये जो फैक्टर आपके पास है, ये आप इसको अगर v1 कह दें तो ये बनेगा v1, और साथ आपके पास आ जाएगा √3, यानी ये v2 अगर आप कहें, ये v2। तो अब आप वेलोसिटी देख सकते हैं कि हमारे पास जो वेलोसिटी आई है वो पहली वेलोसिटी के साथ एक फैक्टर हमारे पास आया है √3। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारा राइट ऑप्शन है √3v। इसके बाद जो आठवां क्वेश्चन है, एट व्हाट एंगल ए प्रोजेक्टाइल मस्ट बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। कि हमने प्रोजेक्टाइल को किस एंगल पे हम उसे प्रोजेक्ट करें ताकि मैक्सिमम हाइट पे जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो आधी हो जाए। यानी अगर इसकी फिगर में बना ड्रा करें तो कुछ ऐसा बनेगा। वो ये कहता है कि ये जो मैक्सिमम हाइट है यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ होनी चाहिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के हाफ होनी चाहिए। तो
एंगल वो कह रहा है कि किस एंगल से आपने इसको प्रोजेक्ट करना है, ये थीटा फाइंड करना है। तो हम पहले तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो आएगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वो आएगी 1/2 mv²। ठीक है, सादा सा फार्मूला है। और ये इनिशियल हमारे पास आ गई। अब हम देखते हैं मैक्सिमम हाइट पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। इसको हम फाइनल कह लेते हैं चले। तो ये आएगा 1/2 mv आई एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने वी आई एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है कि जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, तो उस वक्त उसका सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। क्योंकि वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो हो चुका होता है। तो लिहाजा हमने यहाँ पे सिर्फ वी आई एक्स लिखा। अब वी आई एक्स का फार्मूला हमें पता है, वी आई एक्स होता है वी आई कॉस थीटा। वी आई कॉस, जिस तरह एफ एक्स होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, सिमिलरली वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। तो ये यहाँ पे रिप्लेस कर दें, 1/2 वी आई का स्क्वायर और साथ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि हमें गिवन है कि मैक्सिमम हाइट पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का हाफ है, तो लिहाजा आप यूँ लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू 1/2 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो वैल्यू दोनों की लगा दें। काइनेटिक एनर्जी फाइनल की वैल्यू आपके पास आई है 1/2 mvi का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 mvi का स्क्वायर। तो 1/2 इधर भी ये कट गया, एम एम के साथ कट गया, वी आई स्क्वायर के साथ कट गया, और आपके पास रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इस तरीके से जो थीटा आपके पास आएगा वो आएगा cos इनवर्स ऑफ 1। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है। राइट साइड पे ये वाला जो 1/2 का फैक्टर था ये हमने इंक्लूड ही नहीं किया। ये वाला हमने सिर्फ 1/2 काइनेटिक एनर्जी का फैक्टर लिया है, लेकिन ये वाला 1/2 नहीं लिया। तो ये 1/2 यहाँ पे एक्स्ट्रा आएगा, और इस तरीके से हमारे पास ये 1 दे देगा, बल्कि 1/2 होगा। तो इसका जब स्क्वायर रूट आप लेंगे तो ये आ जाएगा थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2। और ये जो एंगल होता है ये 45 डिग्री होता है, क्योंकि 45 डिग्री पे कॉस की वैल्यू होती है 1/√2। तो इस तरीके से आपने जो इनिशियल एंगल फाइंड कर लिया वो है 45 डिग्री। यानी जब आप 45 डिग्री पे किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे जाके उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का आधा रह जाती है। पोटेंशियल एनर्जी का एक कैंडिडेट ने पूछा था कि पोटेंशियल एनर्जी अगर आप हमने मैक्सिमम हाइट पे देखनी हो, यानी ये प्रोजेक्टाइल है और मैक्सिमम हाइट पे आप पोटेंशियल एनर्जी देखना चाहते हैं, तो उसका फार्मूला क्या है, तो उसका फार्मूला है mgh। और एच आपकी हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल वाला फार्मूला है, वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला क्या है आपके पास, आई थिंक वी आई स्क्वायर साइन थीटा ओवर 2, इस तरह है, वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है जो भी फार्मूला है। तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी एट हाईएस्ट पॉइंट। नाइन्थ है, पार्टिकल is projected with velocity 15 किलोमीटर पर सेकंड from a certain height along horizontal direction, particle will perform which type of motion। यानी आपने सर्टन हाइट से पार्टिकल को, ये आपने हाइट है, यहाँ से आपने उसको 15 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है। वो कह रहा है वो किस किस्म की मोशन परफॉर्म करेगा, प्रोजेक्टाइल, लीनियर, वन डायमेंशनल, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो ये बताया हुआ है कि जब भी कोई पार्टिकल 11 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी के साथ आप प्रोजेक्ट करेंगे तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं रहेगी, ना ही लीनियर मोशन रहेगी, ना ही वन डायमेंशन मोशन रहेगी, बल्कि वो इस तरीके से ऑर्बिटल मोशन स्टार्ट कर देगा। ये लिमिट है 11 किलोमीटर पर सेकंड। 11 किलोमीटर पर सेकंड से लेस स्पीड होगी तो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म होगी, और प्रोजेक्टाइल मोशन आपको पता है 2 डायमेंशनल मोशन होती है। लेकिन जैसे ही आप 11 किलोमीटर पर सेकंड पे आ जाएंगे या इससे ज्यादा आ जाएंगे तो फिर वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं परफॉर्म करेगा, बल्कि ऑर्बिटल मोशन की तरफ चला जाएगा। इसके बाद है 10th क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास 5 kg is moving with speed 12 मीटर पर सेकंड एंड स्ट्राइक विद अनदर ऑब्जेक्ट 1 kg बीइंग एट रेस्ट। यानी दो मैसेज हैं, एक आपका मैथ m1 है जो कि 5 kg है, और दूसरा है m2 जो कि 1 kg है। m1 जो है वो v1 वेलोसिटी यानी 12 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, और m2 जो है वो रेस्ट पे है, यानी v2 आपका जीरो है। जब दोनों कोलाइड करते हैं तो वो दोनों आपस में स्टिक विद ईच अदर, यानी दोनों जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद वो एक कॉमन वेलोसिटी के साथ, यानी दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है, इकट्ठे मूव करना शुरू कर देते हैं, तो वो हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो ये आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज कर लेना था, m1 v1 प्लस m2 v2। और चूंकि बाद में कॉमन वेलोसिटी से मूव करते हैं तो लाजम लिखेंगे m1 प्लस m2, दोनों जुड़ गए हैं, और कॉमन वेलोसिटी उनकी आप v डैश कर दें। तो v2 चूंकि जीरो है, लिहाजा ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा। m1 v1, तो ये 5 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यानी 1 और 5 को ऐड करेंगे तो 6, ये v डैश आ जाएगा। 12 5 आर 60, 60 डिवाइडेड बाई 6, ये आपके पास आ जाएगा 10। तो ये कॉमन वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। 11, a car is moving with constant velocity and if it hit the tree the impulse will be। यहाँ पे आपको इशारा दिया हुआ है कि कार जो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, और जहाँ एक्सेलरेशन जीरो होता है वहाँ पे इंपल्स भी जीरो होती है। A truck moving with velocity 30 किलोमीटर पर आवर may have same dash to that a bullet। एक ट्रक है जो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो उसका क्या सेम हो सकता है, तो उसका बुलेट के साथ मोमेंटम सेम हो सकता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है p स्क्वायर ओवर 2m। यानी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम जो है ये अगर सेम
कैसे हो सकते हैं? नहीं सेम हो सकते, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैथ के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है। तो मोमेंटम भी सेम हो सकता है, और ये मैंने ड्यूरिंग लेक्चर भी बताया था, m1 v1 और m2v2। अगर आप एक पार्टिकल का मास ज़्यादा ले लें, वेलोसिटी कम ले लें, और दूसरे पार्टिकल का मास कम ले लें, वेलोसिटी ज़्यादा ले लें, तो आपको दोनों के रिजल्ट सेम मिल सकते हैं। यानी मोमेंटम दो पार्टिकल का सेम हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर मोमेंटम सेम है तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी दोनों की सेम होगी। ये ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर दो पार्टिकल हैं जिनका मोमेंटम सेम है तो उनकी लाजमी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी। और वो कैसे डिफरेंट होगी? मैस के हिसाब से इन्वर्सली है, यानी मैस ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। अगर दो बॉडीज का मोमेंटम वो कह रहा है कि सेम है, तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ये अभी हम डिस्कस करें, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस होगी। 14 विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला, जी रिमेन नेगेटिव ड्यूरिंग अपवर्ड वाइल। ये तो गलत होगा, क्योंकि हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जी हमेशा नेगेटिव रहता है, चाहे अपवर्ड फ्लाइट है चाहे डाउनवर्ड फ्लाइट। दूसरा पॉइंट, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट इज जीरो। मुकम्मल वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, तो फिर ये ठीक था, तो ये भी गलत। रेंज एंड हाइट आर मैक्सिमम एट 45, तो ये भी गलत है, क्योंकि 45 डिग्री पे सिर्फ रेंज मैक्सिमम होती है, हाइट मैक्सिमम नहीं होती, तो ये भी गलत। तो ना नाप दिए पास। एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ स्ट्राइक करता है हाइड्रोजन आइटम के अंदर वेलोसिटी वी के साथ, तो न्यूट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर इम्पैक्ट? ये आप देखें, ये प्रोटॉन पड़ा है हाइड्रोजन आइटम के अंदर, ये बाहर से कोई न्यूट्रॉन आ रहा है, ये कोलाइड करता है, ये फिलहाल रेस्ट पे है, यानी इसकी वेलोसिटी जीरो है। तो ये बिल्कुल वही केस है, केस टू, जिसमें मैथ जो है वो दोनों के इक्वल होते हैं और v2 जो है वो जीरो होता है। तो आफ्टर इम्पैक्ट वेलोसिटी क्या होती है? इंटरचेंज हो जाती है, यानी न्यूट्रॉन आपका रेस्ट पे आ जाएगा और प्रोटॉन जो है उसी वेलोसिटी के साथ आगे मूव करना शुरू कर देगा। तो हमें न्यूट्रॉन का चाहिए तो न्यूट्रॉन रेस्ट पे आ जाएगा, प्रोटॉन वी वेलोसिटी के साथ आगे मूव करना शुरू कर देगा, लेकिन न्यूट्रॉन रेस्ट पे आ जाएगा। 16, ए पार्टिकल परफॉर्म प्रोजेक्टाइल मोशन ड्यू टू। पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन क्यों परफॉर्म करता है? ग्रेविटी की वजह से, ये तो ठीक है। इनर्शिया की वजह से, ये भी ठीक है। बोथ एंड बी, दोनों की वजह से करता है, क्योंकि ग्रेविटी का भी इंपैक्ट होता है, इनर्शिया का भी। इनर्शिया कहता है पार्टिकल को कि ऊपर जाओ, यानी आपने जो किधर फेंका है, तो इनर्शिया कहता है कि ये इधर जाए। लेकिन ग्रेविटी चूंकि हमेशा डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है, लिहाजा ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ बेंड कर लेती है, तो इस तरह ये पाथ इसका पैराबोलिक पाथ बनता है। लिहाजा इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बोथ एंड बी। 17, टू पार्टिकल कोलाइड विच क्वांटिटी ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। दो पार्टिकल कोलाइड किए हैं तो कौन सी क्वांटिटी हमेशा कंजर्व रहती है? तो हमेशा कंजर्व रहने वाली क्वांटिटी जो है वो दो चीजें होती है, एक मोमेंटम होता है और एक टोटल एनर्जी होती है। यानी जब भी कोलिजन होती है तो दो चीजें हमेशा कंजर्व रहती है, एक मोमेंटम और एक टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी में आपको पता है हीट आ जाती है, साउंड आ जाती है, काइनेटिक, मैकेनिकल, पोटेंशियल, ये सारी एनर्जी आ जाती है। 18, हाइट एंड रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर इक्वल इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। किस एंगल पे हाइट और रेंज इक्वल हो जाते हैं? वो है 76 डिग्री। 19, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इट्स मैग्नीट्यूड इज, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो ये तो गलत है। एवरेज वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड होती है वो एवरेज स्पीड नहीं होती, ये जरूरी नहीं है कि एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड आपको देती है, ये गलत है। दूसरा, इट इज डिवीजन ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम elapsed, ये पॉइंट ठीक है। टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, ये ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला पॉइंट गलत है, एवरेज स्पीड इज जीरो इन क्लोज पाथ, एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है क्लोज पाथ में, ये ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट एमसीक्यू, टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड विद एंगल 40 एंड 50 डिग्री, विच वन कवर मोर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो यहाँ पे भी वही बात, दोनों एंगल जो है चूंकि कंप्लीमेंट्री एंगल है, लिहाजा दोनों का सम 90 होता है, और ऐसे एंगल जो कंप्लीमेंट्री हो उनकी रेंज सेम होती है, तो बोथ विल कवर सेम डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है।